तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, सो माय नेम इज़ एहसन ज़ुबैर। आप में से हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पहले पढ़े हों, और क्या कहते हैं, जो नहीं पढ़े उनको मैं बस अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं, ताकि फिर उसके बाद हम चलें टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। एक्चुअली मैं अकाउंटेंसी अब का ऑनर और सीईओ और ट्यूटर हूँ, और मैं हम लोग बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एसीसी के तमाम कोर्सेज को नेशनली और इंटरनेशनली डील कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग सर्विसेज होती हैं जिसमें हम बैचेस वगैरह करवाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, कभी कभार 1-to-1 लाइव सेशंस होते हैं, और ऐसे टीचर्स भी अब हमारे साथ इन लाइन हैं जो लाइव बैचेस भी करवा रहे हैं कुछ चंद एक सब्जेक्ट्स में, और आने वाले अरसे में मजीद हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो हमारा जो ट्यूटर्स का पूल है वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हर ट्यूटर, तकरीबन हर ट्यूटर हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस ट्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और क्या कहते हैं, बजाते खुद मेरे भी अपने स्टूडेंट्स जो कि मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं जो AFD और स्किल्स लेवल मुझसे पढ़ चुके हैं। अ, अगर बात करें क्या कहते हैं रिकग्निशन की, तो ACCA पाकिस्तान की तरफ से मुझे एज ए रिकग्नाइज ट्यूटर मतलब अवार्ड मिला हुआ है कि मैं उनका एक रिकग्नाइज ट्यूटर हूँ। वो रिकग्नाइज ट्यूटर वो ट्यूटर्स होते हैं जो बेसिकली मेनली प्रैक्टिस में खुद होते हैं, यानी कि जो इन प्रैक्टिस किसी ALP के साथ काम करते हैं। ALP का मतलब होता है कि किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ACCA के साथ पढ़ाते हैं, और उस उनको ACCA रिकग्निशन सर्टिफिकेट देता है हर साल। और बाकी ये है कि मैं विजिटिंग फैकल्टी भी होता हूँ ACCA के कुछ इंस्टीट्यूट्स में। लाहौर में मैं जैसे मैं पहले कुछ अर्सा पहले पैक कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, और अब मैं रिसेंटली भी पढ़ा रहा हूँ एक कॉलेज में। अगर किसी को फिजिकल क्लासेस चाहिए जहाँ पे मैं MA2, F2 और F5 फिजिकल बैचेस पढ़ाता हूँ लाहौर में, अगर कोई फिजिकली पढ़ना चाहता है तो मुझसे वो उन कॉलेज में आके भी कंसल्ट कर सकता है। उसके लिए आप मुझे आफ्टर द क्लास कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट सा इंट्रो था मेरा, जस्ट आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। मेनली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ACCA F5 की ओरिएंटेशन फॉर जून एंड सितंबर 2025 अटेम्प्ट। अगर देखा जाए तो हमारा जो ये कोर्स है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमारा जो F5 है जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये F5 जो है ये एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिलेट करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपको मैं बताऊं तो हमने इससे पहले एक सब्जेक्ट F2 पढ़ा होता है, ये उससे रिलेट करता है। अच्छा, F2 में बहुत बेसिक लेवल पे बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोरकास्टिंग, उसके बाद MA2 में कुछ डिसीजन मेकिंग के पोर्शंस थे। कुछ कॉस्टिंग्स वगैरह भी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इस तरह की बहुत सी बेसिक चीजें हमने पढ़ी हुई है बेसिक लेवल पे। लेकिन F5 इन्हीं चीजों के आगे एडवांसमेंट का नाम है, और इसमें मेनली फोकस्ड इसी चीज पे है कि जो मैनेजमेंट काम कर रही है बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सपेक्टिव में, मैनेजमेंट कॉस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट बजटिंग बजट्स बनाने में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट ये स्टैंडर्ड्स बनाने में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट IT रिलेटेड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम MIS, यानी कि MIS एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बेसिकली इंफॉर्म लाइक IT रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है बिजनेस में, जो कि मैनेजमेंट डील कर रही होती है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है कि मैनेजमेंट को IT का भी पता हो। तो इससे रिलेटेड सारी बातें हमने इस कोर्स में पढ़नी है, और एट लास्ट हमारा पोर्शन होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो कि हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर किया जा सकता है, यानी जो कुछ मैनेजर्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है, उनको मेजर किस तरह किया जा सकता है। इस इस पेपर की जो एक अप्रोच है वो बाकी पेपर्स से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें इसके बारे में एक चीज़ ये बड़ी ज़्यादा कॉमन है वैसे, कि ये बहुत मुश्किल पेपर है, जबकि मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है। मेरे मेरे मुताबिक मुश्किल ये क्यों होता है उसकी रीज़न हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इसमें जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट है, वो किस तरह डिवाइडेड है। तो आपने ये समझना कि एफ फाइव में मेनली चार पोर्शन है, मेनली चार पोर्शन है, एक पांचवा पोर्शन भी है, लेकिन चार पोर्शन मेन पोर्शन है। अगर हम बात करें सबसे पहले पोर्शन की, उसका नाम है कॉस्टिंग, फिर है डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड वेरिएंसेस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और पांचवा है IT रिलेटेड टॉपिक्स। तो पहले चार टॉपिक्स तो मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें कोस्टिंग में आपके पास मजीद आगे टाइप्स होंगी कोस्टिंग की,
यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, काफ़ी आप इसमें कॉस्टिंग की टेक्निक्स देखेंगे। और हमारा जो कोर्स है, यानी कि जो ऑब्वियसली मैंने तो एलएमएस पे सारा कोर्स अपलोड किया हुआ है, तो हमारा कोर्स एक्चुअली स्टार्ट कॉस्टिंग से होता है। कैप्लन के मुताबिक मैं फॉलो कर रहा हूँ, कैप्लन में चैप्टर 4 है वो। लेकिन मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया है, और पहले 3 चैप्टर्स क्यों पहले नहीं पढ़ाए या बाद में क्यों पढ़ाने हैं उसके भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग हमारी कॉस्टिंग से होगी, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारे एलएमएस पे होगा, कैप्लन के मुताबिक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वहां पे चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा, कोस्टिंग के बाद हमारा सेकंड पार्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी हमारे पास 6 से 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने MA2 के एडवांस टॉपिक्स, अगर किसी ने MA2 पढ़ा हुआ है पहले, तो MA2 के एडवांस टॉपिक्स हैं उसमें, जिससे फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय डिसीजन, फिर उसके बाद CVP एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्टिंग, ये भी आगे हमने इस कोर्स में देखना है, लेकिन एडवांस लेवल पे देखना है। उसके बाद फिर बजटिंग एंड वेरिएंसेस F2 में हमने देखा हुआ है, बजटिंग का टॉपिक भी था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि जिसमें हम वेरिएंस कैलकुलेट करते थे वो टॉपिक भी था। तो वो भी हमारे इस कोर्स में, यानी कि इस F5 के पार्ट में शामिल है, लेकिन एडवांस लेवल, अगेन एडवांस लेवल। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F2 में भी पड़ा हुआ है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसिकली, इसके भी 3 चैप्टर्स हमारे कैप्टन के मुताबिक हैं जो हमारे इस कोर्स में होंगे। ये एक सीक्वेंस में चलेंगे लेक्चर्स, और एट लास्ट हमारे पास जो आईटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, ये सबसे एंड पे मैंने करवाए होंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं पहले समझता हूँ कि मेन जो F5 का मकसद है वो कोस्टिंग और डिसीजन मेकिंग, जो मेन उसका कंटेंट है वो ये है। आईटी रिलेटेड इज समथिंग थोड़ा सा हटके, इसलिए उसको मैं बिल्कुल एंड पे करवाता हूँ, और स्टार्टिंग पे करवा के बच्चे सेशन के एंड तक वो चीज़ें भूल चुके होते हैं, इसलिए ये वो चीज़ें जो एंड पे थोड़ा बंदा कर ले और उनको रिवाइज कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है एग्जाम के लिए। अच्छा, अब ये सारे पोर्शंस को एसीसी के एग्जामिनर किस तरह डील करता है। जो हमारा पहला पोर्शन है कोस्टिंग, उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज और एमटीक्यूज आ सकते हैं, सीआर क्वेश्चन नहीं आ सकता। एमसीक्यूज और एमटीक्यूज आ सकते हैं, सीआर क्वेश्चन, अब सीआर क्वेश्चन क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल नए आए हुए स्किल्स में, तो उनको मैं बता दूं कि ये सीआर का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और असल में ये वो क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। सीआर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरा केस आएगा, और वो मे बी जो है वो पूरा का पूरा एक ही रिक्वायरमेंट ही 20 नंबर की हो, या फिर उसके अंदर हो सकता है 2 रिक्वायरमेंट्स में उसको डिवाइड किया हो, 20 नंबर्स के अंदर, 10 और 10 नंबर में, या उसकी मर्जी जिस तरह वो डिवाइड करना चाहे। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना पड़ सकता है कीबोर्ड पे, आपको एक्सेल पे फाइल्स बनानी पड़ सकती हैं, कैलकुलेशंस दिखानी पड़ सकती हैं। तो एमसीक्यूज, एमटीक्यूज और सीआर यानी लॉन्ग क्वेश्चन, ये डिसीजन मेकिंग से भी आ सकते हैं, बजटिंग से भी आ सकते हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से भी आ सकते हैं। यानी मतलब ये है कि सिर्फ पहले 4 पोर्शंस में कोस्टिंग ऐसा है जिसमें सीआर नहीं आएगा, एमसीक्यूज और एमटीक्यूज आएंगे। जबकि दूसरे तीसरे चौथे पोर्शन में सब कुछ टेस्ट हो सकता है, एमसीक्यूज भी, एमटीक्यूज भी, और लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो सीआर भी। और लास्ट पे आईटी रिलेटेड टॉपिक्स है। आईटी रिलेटेड टॉपिक्स बेसिकली होते क्या हैं कि जनरल उसमें से टेस्टिंग वगैरह होती है, तो एक दो एमसीक्यूज आ जाएंगे। हो सकता है कि सीआर में, यानी कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस में, एक आधी 3-4 नंबर की रिक्वायरमेंट भी आ जाए, इसलिए उसको आगे मैंने जनरल लिखा है। और ये आपको इस तरह पेपर टेस्ट होगा। अच्छा, अगर मार्किंग की बात करें F5 में, तो हमारे पास सबसे पहले 15 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच, 15 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, जिसके नंबर बने 30। उसके बाद 3 एमटीक्यूज। अच्छा, एमटीक्यूज भी अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो पता होगा कि एक एक केस होता है, उसके आगे 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि 10 नंबर का एक पूरा केस है, लेकिन है आगे एमसीक्यूज या फिर इन द ब्लैंक्स या मार्क, वो ट्रू फॉल्स होंगे, इसमें ये नहीं होगा कि आपको लिखना होगा। तो ये 3 एमटीक्यूज आने, 10 मार्क्स, ये भी हो गए 30, 30 और 30 हमारे हो गए 60। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट पे है 2 CRs। 2 CRs होंगे हमारे पास, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 मार्क्स ईच, यानी कि 40 नंबर के ये बन गए। टोटल हमारे तीनों को मिला के हो गए 100 नंबर। तो इस तरह हमारा कोर्स बेसिकली डिवाइडेड है। और इसमें से मैंने आपको ये कंफर्म कर दिया कि कोस्टिंग में से सीआर यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लिहाजा इसके अगर पास सर पेपर में। सीआर को मतलब कैसे करना है वो आइडिया ही नहीं है। जी जी, उसको मतलब यार मैं आपको कंप्यूटर पे बता कैसे रहा हूँ। करना है। अगर बिल्कुल देखें ना, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप हो, आपका बिल्कुल पहला पेपर हुआ है फाइव, ये स्किल्स लेवल का, या कोई भी स्टूडेंट जिसका पहला पेपर है, सीआर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सेल पे करते हैं। और मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर
और जो हमारी वीकली क्लासेस होंगी, वीकली लाइव क्लास जो होगी, उन दोनों यानी लेक्चर्स के अंदर भी सीआर को रिकॉर्ड किया हुआ है और उसमें मैं समझाऊंगा कि किस तरह करना है, यानी कि एक्सेल पे प्रॉपर जो केस होगा वो किस तरह आएगा। एक दफा मैं एसीसी का फॉर्मेट भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि एसीसी के फॉर्मेट में किस तरह आता है, और खुद भी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, या अगर जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसमें जो सीआर की प्रैक्टिस होगी वो मैं खुद एक्सेल या वर्ड पे किस तरह करना है उसी तरह उसी फॉर्मेट पे करवाऊंगा। और आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस भी उस लिहाज से वो मैं अभी गाइड सर करूंगा। एग्जाम में भी वो हमें लाइक एक्सेल के बीच में वो जी जी, वो भी एक्सेल वो देंगे आपको हमें। बिल्कुल, वो आपको एक फॉर्मेट पे एक्सेल, एक्सेल फाइल, एक्सेल अलहदा से नहीं देगा, वो बेसिकली एक्सेल इंटीग्रेट होगा उनके सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी कि एक साइड पे एक्सेल बना होगा, एक साइड पे हाँ। क्वेश्चन लिखा होगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और एक्सेल पे उसके आंसर देने हैं। इस तरह होगा। अगर आई सी। कैलकुलेशंस होंगी तो एक्सेल होगा, और अगर ये कहते हैं लिखने वाला होगा तो उन्होंने वर्ड के लिए जगह दी होगी, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप वहाँ पे अटैच्ड होगा। ठीक है, सही सही। तो वो उसका एक फॉर्मेट फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस सर ये पहली दफा ही है इसीलिए आपके साथ जी जी, एंगेज हुआ हूँ जी कि ये जी, सीआर की तरह प्रैक्टिस हो जाए। जी जी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट्स पहली मर्तबा जो भी पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो आप F5 पढ़े चाहे वो F7 पढ़े, जो भी पेपर पहली मर्तबा पढ़ते हैं उनको ये चैलेंज आता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, ऑब्वियसली लेक्चर्स देखोगे, पास पेपर्स की तरफ जाओगे या प्रैक्टिस वगैरह करोगे, या मैंने बताया होगा जो लेक्चर्स में उसके मुताबिक चलोगे, फिर वीकली क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको साथ रेगुलर रहोगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन खुद भी आपने ऑब्वियसली जो है असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह की मामला या खुद भी प्रैक्टिस होगी वो करनी होगी। मैं इस बारे में भी गाइड करता हूँ कि किस तरह उसको मैनेज करना है। ठीक है। सही है, थैंक यू। अच्छा, अब बात ये है कि मैं यहाँ पे पूरा एक प्लान मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि किस तरह प्लान, और दूसरा ये उसके अंदर क्या क्या कंटेंट शामिल है, यानी कि पढ़ना किस तरह है, चलना किस तरह है। ये सारा कंटेंट बताने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ, और वो ये है कि बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि F5 में आपको दो लोगों की मेहनत होती है। ऑब्वियसली एक आपके साथ कोई टीचर जुड़ा होता है, कोई मेंटोर होता है, और एक स्टूडेंट जिसका पेपर होता है। F5 वाहिद ऐसा पेपर है जिसमें टीचर का तो जोर होता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट का जोर बहुत 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 हैवी लेवल पे चाहिए, बहुत हैवी लेवल पे जोर चाहिए। अब ये किस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, जब हम एएफडी पे पढ़ रहे होते हैं, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ एसीसी में होते हैं, तो उसमें ये होता है कि ट्यूटर फॉर एग्जांपल एक चैप्टर करवा दे, फॉर एग्जांपल उसने एक चैप्टर करवा दिया, उसने दूसरा चैप्टर करवा दिया, उसने साथ प्रैक्टिस करवा दी। अब होता ये है, बच्चा घर जाता है, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे उसको देखता है, रिवाइज करता है, एमसीक्यूज देखता है, और या मे भी 3 घंटे में भी बहुत सीरियस है तो सही से टाइम भी देता हो, वो तैयारी करके पास हो जाता है। लेकिन जनरली जो नॉर्मल भी पढ़ रहा होता है एफडी में, यानी कि आखिरी 5-10 दिन में भी पढ़ रहा होता है और मेहनत दुआ के करता है, वो पास हो जाता है। लेकिन F5 की गेम कुछ और है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर के साथ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की दौड़ टीचर से भी तेज होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है और इसके अंदर काम करना है और आप इसी के अंदर होगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं आप कंटेंट सारा अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरी साइड से कुछ मिस हो, या ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरी साइड में मैं कोई नहीं यार, मैंने इस चीज़ का जवाब देना ही नहीं है। आपको कहीं इश्यूज आए हैं, आपको क्यूरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगा नहीं ये तो तुम्हारी अपनी दौड़ है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो करवाओ, सब कुछ सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन बात ये है कि इसमें अगर आप सिर्फ ये कहोगे ना कि जो जो लेक्चर में पास पेपर रिकॉर्ड हो गए सिर्फ वही करने हैं, उनका फायदा नहीं है। वो सिर्फ समझने के लिए है। आपने अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा, इस लिहाज से आपने प्लान समझना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड है एलएमएस पे। अच्छा, चूंकि हर सेशन में मैं कोई ना कोई लेक्चर्स अपडेट कर रहा हूँ, तो हर सेशन में मेरा मैं ये देख रहा होता हूँ कि अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है या कोई चीज़ के अंदर बेहतरी की ज़रूरत है या किसी चीज़ के अंदर मजीद कुछ ऐड करना है, तो मैं हर सेशन में उसको अपडेट करता हूँ। तो आपके पास जो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, अगर उसमें एक दो चैप्टर्स आपको शो नहीं हो रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपलोड होंगे ही नहीं, वो अपडेटेशन प्रोसेस में होंगे। लेकिन स्टार्ट वाले जो चैप्टर जो है सीक्वेंस में, वो बिल्कुल अपलोड हो चुके हुए हैं और आप उनको उनसे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक आप एंड तक पहुंचेंगे, आपके तकरीबन सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद द क्लासेस, सब कुछ उसमें कंप्लीट होगा। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये लेक्चर शो नहीं हो रहा तो ये शायद कभी भी अपलोड नहीं होगा, ऐसा सीन ऑब्वियसली नहीं होगा। ये हर सेशन में मेरा असूल है कि मैं उसको अपडेटेशन प्रोसेस में लेके जाता हूँ, उसको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस जो है उसके अंदर ऐड होगी प्रैक्टिस। अब हमारे पास एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस है, एमटीक्यूज की भी प्रैक्टिस है, और सीआर की भी प्रैक्टिस है।
अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने एमसीक्यूज और एमटीक्यूज और सीआर सारे ही रिकॉर्ड कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे रिकॉर्ड कर दूंगा तो स्टूडेंट के पास कोई कंटेंट नहीं बचेगा। इसमें मैंने बहुत रेलिवेंट एमसीक्यूज और एमटीक्यूज और सीआर जो मैंने समझे कि ये मैं करवाऊंगा, और बाकी जो मैंने समझे कि स्टूडेंट करेगा तो बेहतर है, तो वो मैंने उस प्लान पे ये रिकॉर्ड किया हुआ है। यानी कि इसके अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने एमसीक्यूज रिकॉर्ड किए हुए हैं, एमटीक्यूज रिकॉर्ड किए हुए हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर किताब में 20 एमसीक्यूज है तो मैंने शायद 15 करवाए होंगे, 12 करवाए होंगे। बाकी मैंने असाइनमेंट, बाकी जो मैंने नहीं करवाए होंगे, आपके पास बुक होगी, आपने असाइनमेंट के तौर पे करने हैं। और जहां इशू है डिस्कशन होगी, मतलब व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, मतलब वीकली वन लाइव क्लास जो होनी है वो होगी, उसमें हम उस चीज़ को डील करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि उस्ताद या टीचर जो है उसकी दौड़ तेज रहे और स्टूडेंट बस देखे, तो F5 ऐसा पेपर है ही नहीं। इसमें बहुत अपना, समझे कि इसमें आपको अपनी तरफ से बहुत इनपुट करना पड़ता है। मैं ये कोई डराने वाली बात मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल या बहुत नामुमकिन, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट इसमें स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एंड पे जाके अगर आप कहें कि आखिरी 10-15 दिनों में कर लेंगे, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम एमटीक्यू या सीआर की बात करें, सीआर भी इसी तरह मैंने कुछ करवाए हुए हैं। और जो नहीं करवाए हुए, तो आपने ये नहीं समझना कि उस्ताद ने तो करवाए नहीं है तो हमें भी नहीं करने, वो आपने करने हैं। वो आप जितने मैक्सिमम, जितना जितना वो कहते हैं ना, गुड़ डालोगे उतना बेहतर, उतना मीठा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे हिसाब है कि जितनी तैयारी ज्यादा करोगे, जितने सीआर ज्यादा करोगे, जहां केसेस नजर आएंगे उनको डील करोगे, जितनी एक्सेल की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, अपने आप को तैयार रखोगे एग्जाम के लिए, एग्जाम उतना ही इजी हो जाएगा। जितना कम करोगे उतना ही टेक्निकल हो जाएगा। मैं हम तो ऑब्वियसली इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, एएफडी को भी पढ़ा रहे हैं, स्किल्स को भी पढ़ा रहे हैं। हमने यही देखा है कि जो स्टूडेंट एंड पे जाके F5 को देखता है बाहरी 5-10 दिन में, उससे मैनेज नहीं होता, और पेपर में वो आके कहता है कि टॉपिक तो मुझे आता था लेकिन मैं उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा, परफॉर्मेंस का ताल्लुक बहुत ज्यादा इस चीज से है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ना कि इस चीज से आपका नॉलेज कितना है। हो सकता है कि आपका नॉलेज F5 में इतना स्ट्रांग हो कि आपसे मैं जो टॉपिक पूछूं आपको आता हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तो F2 वाली है, उसी का एडवांस है, तो आप कुछ ना कुछ बात कर लो, स्पीच कर लो उसके ऊपर। लेकिन वहां पे स्पीच नहीं है, वहां पे लिखना है, वहां परफॉर्म करना है, और जिस वे में, जिस फॉर्मेट में परफॉर्म करना है, उस फॉर्मेट में आपकी प्रैक्टिस कितनी है, मैटर ये करता है। तो ये बहुत एक जरूरी चीज है। उसके बाद जो सीआर है वो मैंने पास्ट पेपर से भी करवाए हुए हैं, क्योंकि पास्ट पेपर सीआर इसलिए प्रेफर किए मैंने क्योंकि पास्ट पेपर में थोड़े टेक्निकल और ज्यादा रेलिवेंट टू एग्जाम सीआर होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि पास्ट पेपर्स को सीआर के लिए फोकस करूँ, जो कि मैं आपको साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, पास्ट पेपर्स प्रॉपर F5 के। उसके बाद एग्जाम टेक्निक्स फोकस, अक्सर जगह पे जब मैंने लेक्चर्स वगैरह में पढ़ाया होगा या कोई प्रैक्टिस करवा रहा होगा, तो मैं अक्सर बोलूंगा, आप ये सुनोगे, मैं बोलूंगा कि ये चीज़ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में इस तरह आता है, ये पॉइंट एग्जाम में इस तरह टेस्ट हो सकता है, या ये पहले बहुत ज़्यादा आया है, ये दोबारा आ सकता है, या इस टाइप की मैंने बहुत सी बातें उसमें बताई होंगी। उन पॉइंट्स पे जिसमें मैं एग्जाम की बात करूंगा ना, उन पे आपने फोकस बहुत ज़्यादा रखना है। क्योंकि एग्जाम टेक्निक्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक स्टूडेंट है जो जिसने जो पढ़ते हुए एग्जाम टेक्निक्स पे फोकस रखता है, उसको वो उन चीजों पे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो एग्जाम में उनको हेल्प करती है वो चीज। जब मैं बोलूं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये अक्सर एग्जाम में इस तरह आती है, तो आपका मकसद होना चाहिए उसमें कि आप वो रिक्वायरमेंट को साइड पे किसी अपनी फाइल में, किसी अपने रजिस्टर पे लिख लो और उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अगर मैं कहीं बोलूं कि एग्जाम में ये बच्चे इस चीज पे टाइम जाया करते हैं, इस पे टाइम जाया नहीं करना बल्कि इस चीज पे काम करना है, तो आपने उस चीज पे काम करना है, ये मैंने लेक्चर्स के दौरान बोला होगा। अच्छा, उसके बाद टेस्ट एंड मॉक्स। अच्छा, टेस्ट एंड मॉक का ये हिसाब किताब है कि मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ फॉर्म में या फिर हमारे एलएमएस में एक ऑनलाइन टेस्ट अपलोड करूंगा, जो कि वहां पे भी मे भी पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकता है या ऑनलाइन वे में भी हो सकता है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाया करेंगे। आपने वो अटेम्प्ट करने हैं और अटेम्प्ट करके आपने मुझे सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद उस पर हम जब लाइव क्लास करेंगे उसमें उसकी डिस्कशन, या जहां आपको इश्यूज होंगे उस क्लास से हम उस पर डिस्कशंस भी करेंगे। और एट लास्ट मेनली जो है वो है मॉक। मॉक एग्जाम एंड पे होगा जिसकी डिस्कशन, जिसपे हम प्रॉपर एग्जाम टेक्निक्स वगैरह पे भी बात करेंगे। ये तो सेशन एंड के पास पास होगा मॉक। अच्छा, अब ऑब्वियसली सारे मामलात में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्यूरीज वगैरह भी होती हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई व्हाट्सएप पे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप एडेड होंगे। और वैसे जनरली तो टीए मैं इस सेशन में साथ हायर कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो टीए रिप्लाई कर दे। लेकिन जब तक टीए अरेंज नहीं होते तब तक मैं खुद इस चीज़ को देख रहा हूँ, और तब तक मैं खुद क्या कहते हैं आपकी क्यूरीज वगैरह रिजॉल्व करूंगा। और कोशिश यही होगी कि हम उसको इस तरह सेटल करें कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू उस चीज में ना बने। अच्छा, ये सारे अच्छा पॉइंट। सर, जी जी।
Excuse me, सर ये मॉक जो होगा ये एसीसीए के पैटर्न पे होगा, ये उसी सॉफ्टवेयर वगैरह पे होगा? ये एसीसी के पैटर्न पे वो वाला सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने अपना एक बनाया हुआ है, वो उस पैटर्न पे होगा। हमारा एक तो अपना उसमें उसमें इंटीग्रेटेड है एक्सेल वगैरह? जो जो हमारे इसमें होंगे ना, क्या कहते हैं, मैं असल में एसीसीए का आपका अपना जो पोर्टल बना हुआ है ना, माई एसीसीए, उसमें एक ऑप्शन होती है कि आप अगर अगर उस फॉर्मेट पे करना चाहो तो कर सकते हो, और वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह करना है। वो होता ये है, वो जो वो स्पेसिमेन एग्जाम होता है उसकी बात स्पेसिमेन कर रहे हैं? एग्जाम्स, पास पेपर्स, या वो उसमें से वो उस फॉर्मेट पे जो है वो आपका एग्जाम बिल्कुल हो सकता है, जो एग्जैक्ट एसीसीए का फॉर्मेट होता है वो हो सकता जी है। जी जी जी। जनरली वैसे भी होता है, और नॉर्मली वैसे भी होता है कि मैं एक लाइक पीडीएफ फॉर्म में आपको टेस्ट भेज देता हूँ, स्टूडेंट अपनी एक्सेल फाइल पे करके मुझे एक्सेल फाइल सेंड कर देते हैं, फिर मैं उसको चेक करके वापस भेजता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ सही अगर है, सही उसको वहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, वहाँ देखा जा, वहाँ पे स्पेसिफिक एग्जाम या उस तरह की वहाँ पे आपके एसीसी आईडी में जो फॉर्मेट है वहाँ किया जा सकता है, वहाँ कोई मुझे ऐसा कंटेंट मिलता है जो कि टेस्ट और मॉक्स के लिए हो सकता है, तो हम वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, उस चीज़ को भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। सही है सर, सही है। अच्छा, अब बात यह है कि दूसरी साइड पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को ना अलहदा किया हुआ है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अपकमिंग अटेम्प्ट हमारे जो आ रही है जून में, उसमें हमारे पास तकरीबन तकरीबन आज से 2.5 महीने हैं। और बात ये है कि 2.5 महीने जो हैं वो देखने में लग रहा होगा कि बहुत से ज़्यादा दिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। F5 का पेपर ऐसा पेपर, F5 या कोई भी ऐसा पेपर, स्किल्स लेवल का कोई भी ऐसा पेपर है, आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करो, आपने समझना है कि आज से मेरा एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो गई, बस बात खत्म। इसमें ये नहीं है कि हम स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर एग्जाम की तैयारी खत्म करेंगे और एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन पढ़ना स्टार्ट करना है आपने यही समझना है कि आपका एग्जाम आने वाला है, अगले 2.5 महीने में, अगले 2 2.5 महीने में आपका एग्जाम है, सिंपल। तो आपने इस नीयत से तैयारी करनी है, इस नीयत से पढ़ना है, ताकि आप वो सारी चीजें कैटर अप कवर अप कर लो, कि आपको पता हो कि अब एग्जाम आना है, मैंने वापस नहीं आना इस चीज को देखने के लिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीज है कि इसमें आपको एक तो ये चीज सोचनी है। अब 2.5 महीने में अगर मैं ऑन एन एवरेज हर महीने में 30 दिन लगाऊं, तो हमारे बनते हैं 75 दिन। ये मैं प्रॉपर एक बनाया हुआ है फॉर्मेट, इसको जितना जिस हद तक फॉलो कर सके उतना फॉलो करें, इसका बहुत फायदा होगा। अब 75 दिन में से आपने ना 30 दिन वैसे ही लेस कर देने हैं, ये मैं बताता हूँ क्यों लेस करने हैं, अभी इसकी सारी लॉजिक बताता हूँ। बाकी आपके पास जाएगा 45 डेज। 45 डेज में आपने 5 दिन ये लेस करने हैं। 45 डेज, अभी कौन से 45 डेज है, ये मतलब आज से लेके नेक्स्ट 45 डेज, ये जो लेस 30 डेज की बेसिकली लास्ट 30 डेज है, लास्ट 30 डेज यानी कि जो मई का महीना होगा। अब बात ये है कि जो लास्ट 30 डेज है इसमें तो बाद में बात करते हैं, जो अभी से लेके ऑनवर्ड 45 डेज है, इसमें से मैं 5 डेज इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ, ये इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी को मजबूरी से दिन जाया हो गया है, किसी ने पढ़ा ही नहीं, यानी 5 दिन आपके पास सिर्फ इन 45 दिन में ऐसे हैं जो आप छुट्टी ले सकते हैं खुल के। 5 से ज्यादा छुट्टियां आपके लिए अलाउ ही नहीं है। अलाउ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पेपर पास करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी कहीं भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, कहीं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट इसमें बताऊंगा कि किस तरह करना है। अच्छा, 5 दिन हम निकाल लेते हैं छुट्टियों का, कि ये हमने निकाल दी। अब बात ये है कि रिमेनिंग हमारे पास रह गए 40 डेज। अब हमारे पास एंड पे 30 डेज हैं, उनको हम देखेंगे, लेकिन ये वो मेन 40 डेज है जिसमें हमने मेनली तैयारी करनी है। अब 40 डेज को अगर हम देखें तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे ऑब्वियसली 2 से 3 घंटे के लेक्चर्स देखने, 2 to 3 आवर्स के लेक्चर्स आपने डेली बेसिस पे देखने, पहला फर्स्ट काम। और 4 से 5 घंटे आपने उसके अदर देन लेक्चर्स, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, जितने उनके एमटीक्यूज मिल रहे हैं, जितने उनके पास पेपर्स मिल रहे हैं, ये टाइम उस पर लगाना है। ठीक है, यानी 4 से 5 घंटे आपने अदर चीजों पे लगाना है। अभी मैं बताऊंगा कि अदर अदर चीजों में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास असल में अगर ऑन एन एवरेज मैंने कितने, 2 से 3 घंटे और 4 से 5, बेसिकली 8 घंटे बनते हैं, ऑन एन एवरेज 8 घंटे। आपने डेली बेसिस पे 8 घंटे F5 को देने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे अदर देन लेक्चर्स, लेक्चर्स के अलावा तो 4 5 घंटे, लेकिन लेक्चर्स जो है 2 से 3 घंटे। अच्छा, अब बात ये है, ये 40 डेज है, 40 डेज को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया ऑन एन एवरेज, तो आपके पास तकरीबन 320 घंटे बन रहे हैं। हम इसको एवरेज कर लेते हैं 300 घंटे की, यानी कि 300 घंटे आपके पास है अगले 40 दिनों के अंदर। इन 300 घंटों में आपने अब अपना कोर्स किस तरह मैनेज करना है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली चीज, इन 300 घंटे में से 100 घंटे के तो आपके सीधे सीधे लेक्चर्स होंगे, जो कि आपने डेली बेसिस पे 2-3 घंटे रोज के देखने हैं। ये 100 घंटे के लेक्चर्स होंगे। और 100 घंटे के लेक्चर्स का मतलब ये है कि आपके कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसी इसी 8 घंटे के अंदर और आपने क्या करना है, यानी 300 घंटों के अंदर और आपने क्या करना है। एटलीस्ट एक तो मैंने सीआर और लॉन्ग क्वेश्चन करवाए होंगे, और मैंने खुद से रिकॉर्ड किए होंगे, कैप्लन में से भी, पास पेपर से भी, या अदर देन दैट जैसे भी किए होंगे, एक मैंने करवाए होंगे वो नहीं। उनके अलावा आपने खुद पूरी किताब में एटलीस्ट 40 से 50 सीआर जो है वो करने हैं एक्सेल पे खुद। यानी कि ये वो सीआर नहीं होंगे जो मैंने करवाए होंगे, मैंने जो करवाए होंगे वो सेपरेट होंगे। वो आप चाहे मेरे करवाए हुए सीआर को दोबारा कर भी रहे हो, वो इनमें काउंट नहीं होंगे। ये आपने 40 से 50 सीआर की एवरेज रखनी है। 40 से 50 सीआर का मतलब ये है कि ये दिखने में आसान बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ये जब करने बैठेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। लेकिन जब हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे कि 40 दिन के पैटर्न के अंदर हमें इसको कंप्लीट करना है, तो हम इजीली इसको कवर अप कर पाएंगे। अच्छा, अब इन 300 घंटों के अंदर और आपने क्या करना है, कंप्लीट किट 1 टाइम। अब आपके पास कैप्लन की किट होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उस कैप्लन की किट में एमसीक्यूज भी हैं, एमटीक्यूज भी हैं, और सीआर भी हैं। मैं सीआर की बात नहीं कर रहा, सीआर तो जैसे आपने पास पेपर से करने हैं, सीआर को प्रेफर करना है कैप्लन की बजाय पास पेपर से किए जाए। जो कैप्लन में एमसीक्यूज और एमटीक्यूज हैं वो आपने एक मरतबा, अब चाहे मैंने लेक्चर में 10 एमसीक्यूज करवाए हैं किसी चैप्टर के, चाहे मैंने 2 करवाए हैं, चाहे मैंने 20 करवाए हैं, चाहे मैंने सारे करवाए हैं, वो आपने देख लिया एक मरतबा, वो एक बात हो गई कि आपने देख ली। लेकिन आपने खुद से एक मरतबा पूरी किट करनी है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि इतनी ज्यादा किट पूरी किट कैसे करेंगे, आपके पास एक दिन नहीं है, 40 दिन है। आपने 40 दिन में सारा अपना टारगेट रख के चलना है। और बाकी टेस्ट और मॉक्स भी आपने देने हैं, उसकी डिस्कशन वगैरह भी हमारी होंगी। यानी कि आपको बस ये समझना है कि आज से ऑनवर्ड जो 40 दिन आपके पास, 45 दिन आपके पास है, जिसमें से 5 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, उसमें से 40 दिन आपने जितने बेटर कंज्यूम कर लिए, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट 40 डेज आपने जितने बेटर कंज्यूम कर लिए, आपका पेपर पास होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा परफेक्शन पे चलें। मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर नीचे मामलात होते हैं। हो सकता है आप इस पूरे प्लान जो मैंने अभी तक प्लान बताया इसका 80% अचीव कर लें, स्टिल आप बेहतर लेवल पे हैं। आप इसका 70% अचीव कर लें, स्टिल आप बेहतर लेवल पे हैं। हाँ, इससे नीचे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट आप इस लेवल पे हो कि आपने इस प्लान का 70 to 80%, 85% अचीव किया हो। 100% में मैं जानता हूँ कि इश्यूज वगैरह होते हैं, और मैं कभी भी आइडियल सिचुएशन को नहीं मानता कि वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऊपर नीचे मामला इसलिए मैंने 5 छुट्टियां भी रखी हुई है दरमियान में। तो आपका प्लान होना चाहिए कि अप्रैल एंड तक, यानी कि अप्रैल एंड तक आपका ये कोर्स जनरली नॉर्मली कंप्लीट हो, नहीं तो एटलीस्ट 80% कंप्लीट हो, तब जाके फायदा होगा। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मैंने स्टार्ट में ना 30 डेज लेस किए थे। वो मैंने क्यों किए थे, इसके लिए हम चलते हैं नीचे। लास्ट 30 डेज में क्या होगा, लास्ट 30 डेज में आपने 4-5 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहली बात, आपने रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन किस तरह होगी, एक शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उससे आप कर सकते हैं, या आपने लेक्चर्स के दौरान खुद अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उससे रिवाइज कर सकते हैं। आपको कोई लगता है कोई लेक्चर जिसको आपको दोबारा लेना चाहिए, या आपको लग रहा है ये मेरा टॉपिक जरा पक्का नहीं हो रहा, मैं दोबारा लेक्चर देख लूँ, उसका लेक्चर दोबारा देखना है। यानी आपने एक किस्म की दोहराई, यानी कि दोबारा से देखना है कि कोई कोई अगर कोई इशू है तो उसको रिजोल्व करना है। पहला लास्ट 30 डेज का प्लान ये होगा, रिवीजन करनी है सारी। दूसरा, एग्जाम टेक्निक्स फोकस। दूसरी चीज, मैंने आपको अक्सर जगह पे जहाँ पे एग्जाम टेक्निक्स बताई होंगी, या आपके अपने लिहाज से आपको लगेगा कि यार ये चीज इस तरह इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इस तरह आ सकती है, मेरे लिए टेक्निकल हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसमें आपने इस चीज पे बहुत फोकस करना है कि ये कहते हैं एसीसी की अक्सर ना वेबसाइट पे टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। उनको जरूर रीड करना। मैं एक मिनट तो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो जरूर रीड करने के। एग्जाम टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा उनमें फोकस हुआ होता है। उसके बाद वैसे तो जनरली वीकली बेसिस पे मैं एक लाइव क्लास अरेंज करूंगा। वीकली बेसिस पे एक लाइव क्लास मेरी साइड से अरेंज होगी। उसमें चाहे पास पेपर की प्रैक्टिस हो, चाहे उसमें टेस्ट की डिस्कशन हो, चाहे उसमें एमसीक्यूज एमटीक्यूज देखे जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो आपको लेनी है। लेकिन लास्ट मंथ में मेरी लाइव क्लासेस की जो एक मिकदार है, एक क्वांटिटी, वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जहाँ वीक में एक क्लास है वहाँ पे 2 या 3 क्लासेस भी हो सकती हैं। हो सकता है मैं एंड पे पूरे वीक का सेशन रख रहा हूँ, जिस तरह भी।
वो लाइव क्लासेस बेसिकली होंगी एक सिलेबस एंडिंग क्लासेस। सिलेबस एंडिंग क्लासेस का मतलब ये होता है कि बस वो अब उस क्लोजिंग की तरफ, जैसे अब एक कहते हैं ना सारा काम हो गया फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्लासेस इसलिए जरूरी है ताकि आपकी एक फिनिशिंग सी हो जाए। ये क्लासेस में आपने इस हालत में नहीं आना कि आपका कोर्स 30-40% कंप्लीट हुआ और आप ये क्लासेस ले रहे हो, आपको फायदा नहीं होगा। ये क्लासेस का फायदा सिर्फ तब होगा कि अगर इन क्लासेस से पहले आपका तकरीबन 80-90% कोर्स कंप्लीट हुआ होगा। फिर लास्ट 30 डेज में जो मैंने आपको बोला था ना, 40-50 CR आपने करनी है। अगर तो आपकी 40-50 CR पहले 40 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आपने वो पास पेपर्स पे मजीद CR क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज्यादा हो सके ये आपने बहुत ज्यादा करने हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ना ये चीज टेस्ट होती है। और एक चीज जो आपको लगता है कि आपकी वीकनेसेस हैं, आपको हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जिसकी वीकनेस एक्सेल को यूज करना हो सकती है, कोई स्टूडेंट है जिसकी वीकनेस MCQs को पढ़ने में इशू हो सकता है, किसी का CR रीडिंग में इशू हो सकता है। हर डिफरेंट इश्यूज वगैरह जो है ना वो हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं हर स्टूडेंट के। हर स्टूडेंट को पता होता है मेरी ये वीकनेस है, जिसकी जो वीकनेस है उसने उस वीकनेस पे काम करना है, सिंपल। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको जो लेक्चर आपने लिया था वो भूल रहा है, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें। आपको लग रहा है कि आपसे CR नहीं हो रहे, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। ये चीज बड़ी जरूरी है। लास्ट 30 डेज के अंदर जितने मैंने बताया ये प्लान आपने रखना है क्लियरिटी से। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ ये चीजें दिखने में मैं बोल रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसको फोकस कर रहे होते हैं, बहुत से इसको पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत से बिल्कुल नहीं देख रहे होते। तो मैं उन स्टूडेंट्स को गारंटी देता हूँ कि जो इस चीज को देख रहे हैं, एटलीस्ट 80% देख रहे हैं, वो इंशाल्लाह इस पेपर में कमिंग अटेम्प्ट में पास ही होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, जो इसको फॉलो रखेंगे। तो ये चीज, ये सारा जो एक पूरा प्रॉपर ये एक जो चल रहा है सिस्टम, ये सिस्टम एक प्रॉपर जो पूरा F5 चल रहा है पूरा सिस्टमेटिक वे से चलेगा। एक तकरीबन टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए सही से, फिर सारे मामला होने चाहिए, ये उस बेस पे बेहतर चलेगा। और अगर मैं बताता चलूँ तो अगेन इसमें टीचर की मेहनत जरूर है, लेकिन स्टूडेंट की दौड़ टीचर से ज़्यादा तेज होनी चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, ताकि इजीली एंड पे जाके टेंशन ना बने। अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स पहले 2 महीने अप्रैल में बहुत ना डाउन रहते हैं, मार्च में अप्रैल में डाउन रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मार्च अप्रैल गोल्डन पीरियड है, और मई तो जस्ट उसको उस मई में डाउन हो जो वो है मार्च और अप्रैल में हैवी होना चाहिए, यानी कि सब कुछ आप कंप्लीट कर लो। स्टूडेंट्स करते हैं 2 2 महीने बिल्कुल फ्री रहते हैं, एंजॉय चिल वगैरह कर रहे होते हैं। चलो चिल वगैरह से मैं रोकता नहीं हूँ, मैं कुछ इस तरह नहीं कहता कि आप क्या कहते हैं एंजॉय ना करें। मैं खुद बेसिकली इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप एंजॉय भी करें, लेकिन एटलीस्ट उसमें जो टाइम है, उसमें जो हमारा एक कंटेंट है उसको कंप्लीट करना बड़ा जरूरी है। और लास्ट मंथ में भी रिवीजन वाली साइड पे अपने आप को क्लोज लो करके करते रहे, ज़्यादा बेटर सिस्टम हो सकता है। सो डे 1 इज टुडे नाउ, यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि कल से पढ़ना है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं आज तो सैटरडे है मंडे से पढ़ेंगे, आज फ्राइडे है मंडे से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, या आज शाम हो गई है कल सुबह से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। जब आपने कोर्स वगैरह लिया है, आपने ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कोर्स जो ले चुके हैं, जो कोर्स नहीं ले चुके, आपने इसको इस तरह लेके चलना है कि आज अगर कोर्स लिया है तो आज से ही स्ट्रेटजी पे अमल करना शुरू कर देना है। एक प्रॉपर पेज लेके उस पर पूरा अपना एक ये बनाना है, एक प्रॉपर ट्रैक कि इतने दिन में मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है, हर सूरत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस थोड़ा अपने आप को टारगेट देना है, इसमें टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म टारगेट्स देने हैं कि इस हफ्ते में मुझे ये करना है, इस हफ्ते में ये करना है, इस हफ्ते में ये करना है। यू कैन अचीव इट इजीली। बाकी मेरी साइड से पूरी सपोर्ट रहेगी। और क्या कहते हैं, कोई भी मामला हो, कोई इशू हो, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर को ऐसे नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, +923604967521। वेट। ये मैनेजर का नंबर है। आपको कहीं इशू हो, कोई LMS पे इशू आ रहा हो, कहीं आपको लग रहा हो कि लेक्चर सही नहीं चल रहे, कहीं आपको लग रहा हो कि आपने मुझे मैसेज किया और फॉर एग्जांपल मैं कहीं बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मैनेजर है। आप उनको बोल सकते हैं कि सर को एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें कि उन्हें कोई इशू, अगर फॉर एग्जांपल मैं बिजी हूँ किसी क्लास में, इस तरह जनरली मैं हूँगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैं बिजी होता हूँ। और मेरा अपना व्हाट्सएप मैं अपना यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है जो कि यूज़ हो रहा है।
और ये ओनली माय ओनली नंबर है ये जो अकाउंटेंसी आपकी तरफ से यूज हो रहा है। इसके अलावा किसी और नंबर से, क्योंकि एक दो दफा इस तरह के केसेस हुए हैं कि फेक नंबर से कॉल्स वगैरह या मैसेजेस वगैरह गई हैं, वो जिसमें स्टूडेंट जो है वो पेमेंट इश्यूज और ये मामला भी चलते रहे हैं। तो इस तरह का कोई इशू, इस तरह के ये दो नंबर मेरे रेलिवेंट नंबर हैं, ठीक है। और ये कहते हैं जो आपके पास आपके ग्रुप में ऐड भी हुए होंगे ये दोनों नंबर, ठीक है। और वेबसाइट है www.accountancyhub.net। तो ये सारा जो एक सारा सिस्टम है F5 को तैयार करने का, ये अगेन मैं बोलूंगा एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। मेहनत आपने बहुत करनी है। इश्यूज आपके जो आएंगे या कोई भी मसले मसाइल आएंगे उसमें हम आपके साथ खड़े हुए हैं। रेगुलरिटी हमें आपसे गारंटी चाहिए, पास की गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेशन एंड है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। नो सर। ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप स्टार्ट करें। और कभी नेक्स्ट सेशन जो होगा आफ्टर वीक या जो भी मैं सेशन डिसाइड करूंगा, ठीक है, उस लिहाज से फिर हम उसको लेके चलते हैं। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सही सर, अल्लाह। आप भी सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।